नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी सरकार के निजीकरण के फैसले और राहुल गांधी के उस पर सवाल की, नारायण राणे की गिरफ्तारी की, जानेंगे भारत और पाकिस्तान में कब शुरू हो सकती है बात, पंजाब कांग्रेस में क्यों नहीं थम रही तकरार, बात करेंगे मोदी सरकार से संघ की नाराजगी की और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। जेपी नड्डा बोले, कश्मीर पाकिस्तान को लेकर पंजाब के कांग्रेस नेताओं के बयान पर रुख स्पष्ट करे कांग्रेस नेतृत्व। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की दिल्ली में बैठक। सीएम पद को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रहा है विवाद। राहुल ने सुनी दोनों नेताओं की बात। भारत के पास कोरोना टीके की बूस्टर खुराक पर विशेषज्ञों ने उठाए सवाल। कहा, फैसले के लिए सरकार के पास नहीं है पर्याप्त आंकड़े। दुनिया में टीके की है बेहद कमी, पहले टीकाकरण जरूरी, बूस्टर डोज पर बाद में हो फैसला। शेयर बाजार में रही जबरदस्त तेजी। सेंसेक्स 403 अंकों की तेजी के साथ 55,959 पर पहुंचा। निफ्टी 128 अंकों की तेजी के साथ 16,625 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंशिता। चर्चा शुरू करने से पहले खबर निजीकरण को लेकर देश में शुरू हुई राजनीति की। मोदी सरकार अब सब कुछ बेचने की कोशिश में है। सोमवार को वित्त मंत्रालय की ओर से साफ किया गया कि सरकार का लक्ष्य 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का है और इसके लिए रेल, सड़क, हवाई अड्डा, गैस, बंदरगाह सब कुछ बेचने की तैयारी है। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमाम सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। देश में बड़े स्तर पर सरकारी संपत्तियों का निजीकरण होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा कर दी है। एनएमपी के तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम सभी कुछ निजी क्षेत्रों के हाथों में चला जाएगा। सरकार का कहना है कि इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे। निजीकरण के लिए चेन्नई, भोपाल, वाराणसी और बडोदरा सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के करीब 25 हवाई अड्डे, 40 रेलवे स्टेशनों, 15 रेलवे स्टेडियम और कई रेलवे कॉलोनी की पहचान की गई है। निजीकरण की सूची बहुत लंबी है। कई कंपनियां निजीकरण के दायरे में हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार को विपक्ष ने घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को अपने निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। केंद्र सरकार ने युवाओं के हाथों से रोजगार छीन लिया। पीएम मोदी अपने मित्रों की मदद कर रहे हैं। कोरोना में सरकार ने कोई मदद नहीं की। सड़क मार्ग, रेलवे, बिजली क्षेत्र, पेट्रोलियम, पाइपलाइन, टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, खनन, एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टेडियम, ये सब किसको जा रहा है? इन सबको बनाने में 70 साल लगे हैं। ये 3-4 लोगों को दिया जा रहा है। आपका भविष्य बेचा जा रहा है। 3-4 लोगों को तोहफे में दिया जा रहा है। सरकार ने 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, पावर ट्रांसमिशन का नेटवर्क, पेट्रोलियम का नेटवर्क, सरकारी गोदामों, 25 एयरपोर्ट और 160 कोयला खदानों को बेच दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कभी भी निजीकरण के विरोध में नहीं रही है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेच रही है, हम इसका विरोध करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम निजीकरण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमारा निजीकरण तार्किक था। घाटे वाली कंपनी का निजीकरण करते थे, ना कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण विभाग का। अब निजीकरण मोनोपोली बनाने के लिए किया जा रहा है। मोनोपोली से रोजगार मिलना बंद हो जाएगा। इस देश में जो छोटे और मध्यम व्यवसाय हैं, जो कल आपको रोजगार देंगे, वो सब बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 3-4 व्यवसाय रहेंगे, इनको रोजगार देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मोदी सरकार में लगातार निजीकरण बढ़ रहा है। रोजगार बढ़ाने का वादा करने वाली सरकार खुद रोजगार कम कर रही है। ऐसे में सरकार का विपक्ष के निशाने पर आना तो लाजमी है। राजीव जी, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो वो स्वदेशी की बात करती थी और जब सरकार में है तो अपनी नीति को पूरी तरह से भूल गई है। जो कंपनियां घाटे में हैं, उनका तो निजीकरण समझ में आता है, लेकिन जो कंपनियां फायदे वाली हैं, उनके भी निजीकरण की क्या जरूरत है? और अब तो सरकार सभी कंपनियों को ही बेचने में जुट गई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार सब कुछ बेचने पर आमदा है। आगे चलकर क्या सरकार देश चलाने की जिम्मेदारी भी निजी कंपनियों को बेच देगी?
देखिए अंशिता, मोदी सरकार की कथनी और करनी का अंतर तो पिछले 7 सालों से देश देख रहा है। जो भाजपा स्वदेशी का राग अलापती रहती है और बात बात में राष्ट्र प्रेम की दुहाई देती है, उसी भाजपा की सरकार में राष्ट्र की संपत्ति निजी हाथों में बेची जा रही है। मोदी सरकार की राष्ट्रभक्ति को तब कोई तकलीफ नहीं पहुंचती जब राष्ट्र की संपत्ति का बेरहमी से सौदा हो रहा होता है। सरकार ने लोगों को यह कहकर भी खूब गुमराह किया कि पिछले 70 सालों में देश में कुछ नहीं हुआ, और अगर कुछ नहीं हुआ होता तो 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए सरकारी कंपनियों का सौदा कहां से हो रहा होता। ये सरकारी कंपनियां कहां से आईं? पिछले 70 सालों में ही तो तैयार हुई हैं। कहने की जरूरत नहीं है अंशिता कि ये सब लोगों के खून और पसीने की कमाई से हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने खड़ा किया था। नेहरू जी कारखानों को आधुनिक भारत के तीर्थ कहते थे। मतलब कारखाने और उद्योग धंधे आगे बढ़ेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा और यही सही मायनों में पूजा करना होगा। मगर मोदी सरकार ने भारत माता कहते हुए अपनी मां की धन और दौलत को ही कुछ लोगों के हवाले कर दिया है। इससे उनकी राजनीति चमक सकती है अंशिता, लेकिन उन्हें कुछ साल सत्ता में रहने का मौका भी मिल सकता है, मगर देश का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये बात लिख लीजिए। तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद राजीव जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय राजनीति में दोस्त रही बीजेपी और शिवसेना के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ते दिख रहे हैं। शिवसेना एनडीए से तो 1.5 साल पहले ही अलग हो चुकी थी, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से शिवसेना के रिश्ते बिगड़े नहीं थे। पर अब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी से दिल्ली तक हलचल मच गई है। तो क्यों हुए नारायण राणे गिरफ्तार, देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद राज्य में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर यह कार्रवाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर हुई है। राणे के बयान को लेकर आज दिन भर महाराष्ट्र में प्रदर्शन होते रहे। नासिक में बीजेपी ऑफिस पर पत्थरबाजी की गई। शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता मुंबई में आपस में भिड़ पड़े। शिव सैनिक जहां राणे की टिप्पणी से नाराज हैं, वहीं पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राणे के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया है, लेकिन राणे का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी उनके साथ है और यदि शिव सैनिकों ने बीजेपी कार्यालय को निशाना बनाया तो इसकी प्रतिक्रिया भी होगी। साफ है कि बीजेपी और शिवसेना के बीच दुश्मनी को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच नारायण राणे की जमानत याचिका पर मुंबई हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। ऐसे में उन्हें आज पुलिस हिरासत में रहना पड़ सकता है। पुलिस हिरासत में राणे के स्वास्थ्य की जांच भी की गई और डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत केंद्रीय मंत्री राणे के रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दिए गए बयान से हुई, जिसमें राणे ने कहा, यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर इस बारे में पूछते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। राणे ने भले ही थप्पड़ ना मारा हो, लेकिन इसकी गूंज महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राणे के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि ऐसी कार्रवाई से ना तो बीजेपी डरेगी और ना ही झुकेगी। शिवसेना और बीजेपी के बीच अब मामला आर पार का बनता दिख रहा है। राणे की गिरफ्तारी और फिर नड्डा के बयान से साफ है कि 25 साल तक दोस्त रही बीजेपी और शिवसेना अब दुश्मनी भी जमकर निभाने को तैयार है। तो दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी को भुलाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो सकती है बातचीत। दोनों देशों के बीच पहले जैसे हो सकते हैं राजनयिक संबंध। दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों में जमी बर्फ अब पिघलती दिख रही है और इसके संकेत मिल रहे हैं दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के राजनयिकों को जारी किए गए वीजा से। जी हां, 28 महीने बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को वीजा जारी किया है। भारत और पाकिस्तान ने 15 मार्च 2021 तक दिए गए सभी आवेदनों पर वीजा जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान के कुल 7 डिप्लोमेट्स को भारत की ओर से वीजा जारी किए गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान ने भारत के 33 अधिकारियों को वीजा जारी किए हैं। आने वाले दिनों में और राजनयिकों को भी वीजा जारी किए जाने की भी संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत भी चल रही है। वो बात अलग है कि दोनों ही इस तरह की बातचीत से अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि भारत और पाकिस्तान बैक चैनल से दुबई में कूटनीतिक चर्चा कर रहे हैं। दोनों देशों की सेना ने भी इस साल फरवरी में सीज फायर का ऐलान किया था और जिसका अभी तक पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में शामिल एक वाहन को निशाना बनाया गया था, जिसमें 40 जवानों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था।
हालात लड़ाई के बन गए थे, लेकिन बाद में किसी तरह से मामला संभल गया। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों पर इसका बुरा असर पड़ा। दोनों ही देशों ने अपने उच्चायुक्तों को वापस बुला लिया था, पर अब बातचीत शुरू होने की खबरों से संबंधों के पटरी पर आने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते शायद सुधर जाएं, लेकिन पंजाब कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच रिश्ते कैसे सुधरेंगे, इस पर सवाल बना हुआ है। पंजाब कांग्रेस में दो गुट बन गए हैं और ये सब हो रहा है विधानसभा चुनावों से ठीक 5 महीने पहले। तो क्यों चुनावों से पहले कांग्रेस में मची है हलचल, देखिए रिपोर्ट। सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद धीरे धीरे पंजाब कांग्रेस में हालात सामान्य होते नजर आ रहे थे। यहां तक कि सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह ने अभी हाल ही में बैठक भी की थी। लेकिन अब चुनावी राज्य पंजाब में बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत हो गई है। 4 मंत्री और 27 कांग्रेस विधायक कैप्टन सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि कैप्टन के खिलाफ कांग्रेस का धड़ा सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंच गया है। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, सुखबिंदर सरकारिया, राजेंद्र बाजवा, चरणजीत चन्नी और महासचिव परगट सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं और 5 से 7 मंत्री इस्तीफा भी दे सकते हैं। दरअसल चुनाव से पहले तृप्त राजेंद्र बाजवा के घर हुई ये बैठक करीब 2 घंटे चली। इस बैठक में चर्चा हुई कि कांग्रेस सरकार का प्रदेश में प्रदर्शन अच्छा नहीं है। पार्टी पहले जहां खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी है। वैसे जो विधायक नाराज बताए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू के करीबी हैं। इससे पहले भी पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा 14 अगस्त को 13 नगर निगम क्षेत्रों के कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई थी। सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बैठक में बुलाया था, लेकिन ना तो सीएम पहुंचे और ना उनके समर्थक मंत्रियों ने ही बैठक में कोई रुचि दिखाई। इसके बाद से ही दोनों खेमों के बीच शक्ति प्रदर्शन की कोशिशें तेज हो गई थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कैप्टन को मात देने के बाद अब सिद्धू खेमा कैप्टन से सीएम पदवी लेने की कोशिश में जुटा है। पंजाब कांग्रेस में हलचल मची हुई है तो हलचल मोदी सरकार में भी मची हुई है। पेगासस, रफाल, महंगाई को लेकर तो मोदी सरकार पहले ही मुश्किल में थी। अब किसानों के मुद्दे को लेकर भी संघ ने मोदी सरकार को घेर लिया है। संघ की ओर से मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया है। नए कृषि कानूनों को लेकर लगभग 9 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार ना तो किसानों की मांग मानने को तैयार है और ना ही उनकी बात सुनने को। सरकार बातचीत का दावा तो करती है, लेकिन बातचीत को तैयार नहीं है, जिसे लेकर किसानों में गुस्सा देखा जा रहा है। किसानों के इस गुस्से को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने 8 सितंबर को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष युगल किशोर मिश्र ने मोदी सरकार पर निशाना साधते कहा, किसी भी सरकार ने किसानों के हित के बारे में नहीं सोचा, ना पहले की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने और ना ही अभी की मोदी सरकार ने और ना ही किसी और सरकार ने। सभी ने किसानों को नजरअंदाज किया है। मिश्र ने कहा कि उनके संगठन की कई प्रमुख मांगे हैं। इनमें तीनों नए कृषि कानूनों में संशोधन, विवाद की स्थिति से निपटने के लिए एक समिति बनाने और मंडी के अंदर और बाहर किसानों से खरीदी करने वालों को बैंक गारंटी देने की मांगे शामिल हैं। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों की मांग का समर्थन करने के साथ ही कहा कि एमएसपी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही सरकार को किसानों के लाभकारी मूल्य का भी ऐलान करना होगा। एमएसपी लाभकारी मूल्य कतई नहीं है। जब तक किसानों को लाभ नहीं होगा, खेती घाटे का सौदा होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पास 31 अगस्त तक का समय है। यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो संघ आंदोलन की राह पर चलेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान का मामला लगातार उलझता जा रहा है। यूरोपीय यूनियन ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान को मान्यता नहीं देगा। इस बीच सभी देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की, तो दूसरी ओर तालिबान द्वारा सभी देशों के सैनिकों को 31 अगस्त तक देश छोड़ने की चेतावनी दी गई। इस बीच भारतीयों को तालिबान से निकालने का काम आज भी जारी रहा। तो दिन भर क्या रहा अफगानिस्तान को लेकर खास, देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान के राज को लेकर सभी चिंतित हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका के लिए मुश्किल है, क्योंकि तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त के बाद की समय सीमा न बढ़ाने की चेतावनी दी है। सभी देश अपने लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है कि तालिबान को मान्यता दी जाए या नहीं।
अब इसी मसले पर जो बाइडेन ने G7 देशों के नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की। G7 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और जापान शामिल रहे। इसके अलावा अब तालिबान ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान ने ब्रिटिश सैनिकों के लिए अफगानिस्तान छोड़कर जाने की डेडलाइन तय कर दी है। तालिबान ने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंदर ब्रिटेन की सेना वापस नहीं गई तो उसे अंजाम भुगतना होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने जानकारी दी कि काबुल से 78 भारतीयों को वापस लाया गया है, जिनमें 25 भारतीय नागरिक तथा कई अफगान सिख और हिंदू भी शामिल हैं। इसी बीच यूक्रेन सरकार ने दावा किया कि अफगानिस्तान में यूक्रेन के विमान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है और उनके देश के विमान को जबरन ईरान ले जाया गया है। हालांकि ईरान का कहना है कि विमान सिर्फ फ्यूल के लिए आया था और उसके बाद यूक्रेन की तरफ उड़ गया है। इस बीच तालिबान की पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस से लड़ाई जारी है। दूसरी ओर तालिबान अपनी सरकार की रूपरेखा भी तैयार कर रहा है। तालिबान ने कार्यवाहक वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री के नाम फाइनल कर लिए हैं। तालिबान ने सखुल्लाह को कार्यवाहक शिक्षा प्रमुख, अब्दुल बाकी को उच्च शिक्षा का कार्यवाहक प्रमुख, सदर इब्राहिम को कार्यवाहक गृह मंत्री, गुल आगा को वित्त मंत्री, मुल्ला शिरीन को काबुल का गवर्नर, हमदुल्ला नोमानी को काबुल का मेयर और नजीबुल्लाह को खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है। इससे पहले तालिबान ने अपने प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद को संस्कृति और सूचना मंत्री के तौर पर नियुक्त किया था। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।